हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की किताब स्पर्श भाग 1। हम लोग आज शुरू करेंगे इसका पाठ 1 दुख का अधिकार, है ना। ये पाठ एक कहानी है जिसे यशपाल जी ने लिखा है, जो इसके लेखक हैं। लेखक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और इसको समझते हैं, अच्छी तरह से रीड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका पाठ 1 दुख का अधिकार, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, है ना। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो पहले पैराग्राफ में बच्चों लेखक क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य की पोशाकें होती हैं, पोशाक क्या होती है? हमारे वस्त्र, हमारा पहनावा, हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं, है ना, उन्हें पोशाकें कहा जाता है। तो जो पोशाकें होती हैं वो हमें अलग अलग श्रेणियों में बांट देती हैं। हम पोशाकों से ही व्यक्ति की श्रेणी, उसके स्तर का अंदाज़ा लगाते हैं। कोई बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ होता है, प्रेस किए हुए, है ना, और अच्छे ब्रांड के, तो हम कहते हैं कि देखो ये कितना धनी व्यक्ति है ना। कोई ऐसे पुराने कपड़े पहने हैं, कहीं से फटे पुराने कपड़े पहने हैं, या अनब्रांडेड कपड़े हैं, अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये निम्न श्रेणी का व्यक्ति है। तो इस तरह से हम पोशाकों के आधार पर व्यक्ति की श्रेणी को समझने लगते हैं। तो इस तरह से इसी बात को लेखक कहना चाह रहा है कि मनुष्य की जो पोशाक है वो उसे श्रेणी में बांट देती है। क्योंकि जो हमारा पहला इंप्रेशन क्या होता है बच्चों, किसी को देखते तो फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन वो उसकी पोशाक देखकर ही आता है। तो प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा भी निश्चित करती है। आगे लेकर कह रहे हैं कि पोशाक जो है इसका लाभ भी होता है। कैसे होता है कि वो मनुष्य के अधिकार को, उसके दर्जे को बताती है। अब जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं बच्चों, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ एक निश्चित पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म है ना, आप उसे पहन कर जाते हैं, तो वो आपका दर्जा बताती है कि आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। आपकी जो अध्यापक या अध्यापिका हैं वो एक विशिष्ट यूनिफॉर्म में होती हैं, कभी साड़ी में होती हैं, या किसी विद्यालय की विशेष पोशाक है तो उसमें होती हैं, तो उससे उनकी पहचान बनती है, तो उनके पास अध्यापिका का अधिकार आता है। इसी तरह से क्या होता है, आपकी प्रिंसिपल होती हैं, उनके पास उनकी पोशाक के आधार पर उनकी पहचान होती है। तो पोशाक जो है इस तरह से मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है ना। वह हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। वो पोशाक के द्वारा, देखिए जैसे वकील है उसकी विशिष्ट पोशाक होती है ना, उस पोशाक के द्वारा वो समाज में गर्व के साथ चलता है। इसी तरह से डॉक्टर होता है, उसकी अपनी पोशाक होती है, उससे उसको पहचाना जाता है। नर्सेज होती हैं, उनकी अपनी पोशाक, यानी व्यक्ति अपनी पोशाक के आधार पर उसके दर्जा, उसका अधिकार, उसकी श्रेणी निश्चित होती है। लेकिन अब आगे वो कह रहे हैं कि कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जब ज़रा झुक कर हम चाहते हैं, जब कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम चाहते हैं कि जो निचली श्रेणी के व्यक्ति हैं, जिन्हें हम निचली श्रेणी का समझ रहे हैं या हैं, हम उनकी अनुभूति समझना चाहते हैं, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को बाँटना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उस समय क्या होता है, हमारी पोशाक जो होती है वो बंधन और अड़चन बन जाती है। क्योंकि हमारे साथ हमारी पोशाक का जो गर्व, दंभ या घमंड होता है वो हमें उन लोगों के साथ मिलने जुलने, उनके दर्द को समझने, उनके साथ उठने बैठने में अड़चन पैदा करता है या बाधा पैदा करता है ना। और हम उनके साथ मिक्स नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी जो पोशाक होती है उसका दम होता है। अब जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। जब वायु की
वायु में जब पतंग होती है, बहुत ऊँची उड़ रही होती है ना बच्चों, तो क्या होता है जब वो कट जाती है तो एकदम से नीचे नहीं गिरती है। अब देखिए हवा में बहुत देर तक ऐसे घूमती रहती है ना? तो उसी तरह से क्यों? क्योंकि उसके पास उस ऊँचाई का एक एक तरीके से उस ऊँचाई का उसके पास एक दम्भ होता है, तो वहाँ से वो एकदम से नीचे नहीं आती। उसी तरह से जब विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, तो हमारी पोशाक हमें झुक सहने सकने से रोके रहती है और पोशाक के कारण ही हम झुककर नीचे यानी निम्न स्तर के जगह पर बैठे व्यक्ति को या निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते। ठीक है, अगला पैरा देखिए। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। तो आगे क्या कहते हैं लेखक कि जब वो बाजार में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर कुछ खरबूजे जो हैं वो बिक्री के लिए रखे हुए हैं। उनमें से कुछ खरबूजे तो डलिया में हैं और कुछ ज़मीन पर रखे हुए हैं बिक्री के लिए। और खरबूजों के पास ही एक अधेड़ उम्र की है ना, यानी कि आधी उम्र जिनकी बीत गई है, लगभग 50 वर्ष की उम्र, उसको हम अधेड़ उम्र कहते हैं, कि उस ढलती उम्र की एक औरत या महिला बैठी हुई रो रही थी, है ना? वो खरबूजे बिक्री के लिए तो थे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं खरीद रहा था। और वो जो खरबूजे बेचने वाली महिला थी ना, वो बेचने के लिए लाई तो थी, लेकिन वो अपने घुटनों में सिर अपना छिपाकर कपड़े से ढककर अपने मुंह को और बहुत बुरी तरीके से फफक फफक कर दुखी होकर वो रो रही थी, है ना? इस तरीके से देखा, लेखक ने इस दृश्य को देखा। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि वहां पर जो आस पड़ोस की दुकानों पर लोग इधर उधर तख्तों पर बैठे हुए थे या बाजार में खड़े हुए थे, है ना? तख्ते क्या होते हैं बच्चों? एक तख्त जैसा होता है, जो बेड होता है ना अपने घरों में, उसको थोड़ा सा छोटा उससे वही होता है, उसको तख्त कहते हैं। प्राय बाजारों में इस तरीके के पतले तख्त रखे रहते हैं जिस पर लोग बैठते थे पहले, यूं ही चर्चाएं वगैरह करते थे, चर्चा करते थे, बैठते थे, बातें करते थे। तो वहां पर इधर उधर बैठे थे लोग तख्तों पर या खड़े भी थे बाजार में, तो वो लोग उसी स्त्री के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किस तरह से? घृणा के साथ, है ना? मतलब उसके प्रति उनके मन में घृणा का भाव परिलक्षित हो रहा था। तो उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। अब लेखक को जो है ना, उस स्त्री का रोना देखकर मन में उसकी बहुत व्यथा, बहुत पीड़ा हो गई, दुख हो गया उसको, क्योंकि लेखक तो आप जानते हो बच्चों की वैसे भी उनका हृदय बहुत कोमल होता है। तो उनके मन में बहुत दुख हुआ, उन्हें लगा कि क्यों रो रही है महिला, किसी तरीके से मैं जान लूं कि इसकी परेशानी क्या है, इसका दुख क्या है, पर कैसे जानूं? फिर वापस वो पोशाक पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस महिला के पास बैठ जाऊँ और उसका दर्द सुन लूँ, उसकी बात सुन लूँ, उससे पूछूँ कि क्या हुआ तुम्हें? पर अब यहाँ मेरी पोशाक जो है वो रुकावट बन गई, क्योंकि मेरी पोशाक उस महिला की पोशाक से मेल नहीं खाती थी। मैं एक उच्च वर्ग से संबंधित था, मेरी पोशाक अच्छी थी और उस महिला की पोशाक जो थी पुरानी फटी पुरानी पोशाक थी। अब मैं उस स्थिति में उस महिला के समीप कैसे बैठता, है ना? उस अच्छी पोशाक में मैं उसके पास कैसे बैठता? तो पोशाक ने एक व्यवधान खड़ा कर दिया। एक तरह से एक जो अच्छी पोशाक थी वो उस खराब पोशाक के पास बैठने को राजी नहीं थी, है ना? तो वहाँ पर उसको एक दम्भ, एक घमंड, एक इस तरीके की भावना आ जाती है कि मैं अच्छी पोशाक में हूँ। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है? जवान लड़की को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब आप देखिए, वो बता रहे हैं कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक आदमी ना, इतनी घृणा है उसके मन में उस स्त्री के प्रति कि वो बोलते समय भी एक तरफ थूक रहा है
और बोल रहा है कि देखिए कैसा ज़माना आ गया है। अभी इस औरत का जवान लड़का मरा है और उसको पूरा दिन भी नहीं बीता है और ये बेहया बेहया मतलब बहुत बेशर्म, निर्लज्ज महिला है, इतनी बेशर्म है कि आकर दुकान लगा के बैठ गई है ना? इतना इन लोगों को पैसे का लालच है, लड़के का मरने का दुःख भी नहीं है इनको। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब दूसरे साहब जो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे, है ना, बताने से इनके जो लेखक ने जिस तरह से इनका वर्णन किया ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम रहे होंगे। वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों की इनकी नीयत ही ख़राब होती है, एक्चुअली इनकी नीयत अच्छी नहीं है, तभी तो अल्लाह इनको बरकत नहीं देता है। जैसे नीयत होती है वैसे अल्लाह बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो एक फुटपाथ पे जो आदमी खड़ा था, आप देखिए अब कैसा वर्णन किया लेखक ने उसका, वो दिया सिलाई की तीली से कान खुजा रहा है, यानी उसकी बेपरवाही, उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपना बिल्कुल रिलैक्स अपने कान को दिया सिलाई की तीली से खुजाता हुआ बोल रहा है। यानी एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन देखिए आप यहाँ पर करा है लेखक ने, जिसको सिर्फ क्या करना है, दूसरों की बातों पर एक तरह से पंचायत करनी है, दूसरों की कष्ट से मजे लेने हैं ना। उसको कोई कष्ट नहीं है उस महिला के प्रति, किसी अच्छी भावना नहीं है कि महिला क्यों दुखी है, उसके रोने से वो जरा सा भी द्रवित नहीं है और बल्कि इस तरह की बातें वो कर रहा है ना। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इन लोगों, ऐसे लोगों का क्या, ये तो इतने कमीने लोग होते हैं, इतने खराब लोग होते हैं कि रोटी के टुकड़े के लिए अपनी जान दे देते हैं। इनके लिए कोई रिश्ते का कोई महत्व ही नहीं है, बेटा बेटी का नहीं है, पति खसम लुगाई मतलब पति और पत्नी, खसम यानी पति को कहते हैं बच्चों, लुगाई यानी पत्नी, तो पति पत्नी के रिश्ते का भी कोई इनके लिए महत्व नहीं है, ना इनके लिए कोई धर्म ईमान है। इनके लिए सब, अगर इनको एक रोटी का टुकड़ा दे दो ना तो सब रिश्ते भूल जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब इतने लालची किस्म के लोग होते हैं, केवल रोटी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है ना। तो किसी गरीब और भूखे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बात कहना, आप देखिए कितना दुखद बात है ये, लेकिन वो व्यक्ति इस तरह से कह रहा था। फिर आगे देखिए, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जी का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। अब उधर लाला जी हैं दुकान पर बैठे, एक लाला जी किनको कहते हैं, जो दुकानदार होता है ना, जो दुकान पर होते हैं उनको लाला जी कहते हैं। तो परचून यानी कि जो दुकान होती है जिसमें खाने पीने की चीज़ें, आटा दाल चावल इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उसे बच्चों परचून की दुकान कहते हैं। तो उस पर बैठे हुए एक लाला जी थे, वो कह रहे थे कि भाई चलो ठीक है, इनके लिए मरे जी का कोई मतलब ना हो, है ना, मतलब दूसरे व्यक्ति के हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं वो भी, इनके लिए मरे जी का कोई मतलब नहीं हो, ये जाने इनका काम जाने, पर भाई दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखो, दूसरे व्यक्तियों का तो। तुम्हारा जवान बेटा मर गया, 13 दिन का सूतक होता है। बच्चों ये सूतक क्या होता है, जैसे प्राय हिंदू परिवारों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक वो संस्कार होते हैं, है ना। तो उन संस्कारों के दौरान जब तक 13 दिन नहीं होते हैं तब तक वहाँ पर सूतक माना जाता है। यानी उस परिवार के लोग जो होते हैं उनसे लोग छूत रखते हैं, उनको नहीं छूते हैं, उनसे दूर रहते हैं, छुआछूत मानते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये जो औरत है यहाँ सड़क पर आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। अब बताओ, अब इसके खरबूजे अगर कोई खा ले गलती से, यहाँ तो हज़ारों आदमी आ जा रहे हैं, किसी को क्या पता लगेगा कि इसके घर में सूतक है। अगर कोई खा लेगा तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, है ना, तो वो बिगड़ जाएगा। बताओ, ऐसा अंधेर करके बैठी हुई है ये। इस तरह की बातें लोग कर रहे थे। अब लेखक ने सोचा कि चलो मैं खुद ही पता कर दूँ किसी तरीके से। उसकी पोशाक ने उस महिला के पास तो उसे बैठने नहीं दिया और उससे उसकी तकलीफ़ पूछने नहीं दी, लेकिन उसने कहा कि, तो लेखक ने क्या किया, लेखक ने कहा कि चलो मैं पास पड़ोस की दुकानों से ही पता करता हूँ कि ये महिला इतने कष्ट में क्यों है। तो वो पास पड़ोस की दुकानें से जब उन्होंने पूछा तो उन्हें पता लगा कि उस औरत का 23 वर्ष का जवान लड़का था, है ना, ये बिल्कुल यंग, उसका 23 साल का 23 ईयर्स का एक बेटा था, जिस और उसकी पत्नी भी थी घर में, यानी कि उस महिला की बहू, और उसके पोता पोती भी हैं।
तो लड़का जो है वो शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। शहर के पास ही ज़मीन थी उसके पास 1.5 बीघा और वहाँ पर कचियारी का मतलब होता है बच्चों कि जो खेतों में सब्जियाँ या तरकारियाँ बोना, है ना? तो उनको बोता था और फिर उनको जब बेचता था शहर में ले जाके बेच देता था, जिससे कि वो अपने घर का खर्चा चलाता था। इस तरह से वो अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ भी बैठ जाती थी, है ना? तो वो लड़का कभी खुद बेचता था, कभी माँ, इस तरीके से दोनों मिलकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, है ना? अब क्या हुआ, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, है ना? क्या घटना पता लगी लेखक को पता लगा कि जो इसका लड़का था जवान 23 बरस का, वो परसों सुबह मुंह अंधेरे मतलब जब बिल्कुल अंधेरा होता है ना बच्चे, सुबह सुबह होती है, अभी सूरज नहीं निकलता है तो अंधेरा सा होता है ना, उसी समय को कहते हैं मुंह अंधेरे। तो सुबह सुबह वो गया था और अपनी बेलों में से पक्के खरबूजे तोड़ के रख रहा था कि जाऊंगा बाजार में बेच दूंगा, शहर जाऊंगा। तो वहां पर गीली मिट्टी थी, है ना, जहाँ पर ये खरबूजे तरबूजे उगते हैं बच्चों, वहाँ नमी रहती है, पानी बहुत होता है ना, ज़रूरत होती है इन सब्जियों को। तो गीली थी वहाँ पर मिट्टी, तो वो बिल्कुल ठंडक होती है। तो उस जगह पर सांप भी आ गया और वो आराम कर रहा था, वो ठंडक में पड़ा हुआ था। तो सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, है ना, और सांप ने लड़के को डस लिया, है ना, सांप ने लड़के को डस लिया। ये घटना लेखक को पता लगी कि क्या घटना हुई, किस वजह से ये महिला इतना रो रही है और इतना दुखी और परेशान है। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। इतना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश की, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर अच्छे से समझ में आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, है ना, और अगर नहीं आया तो भी बताइए कि कहाँ पर कठिनाई आ रही है, तो वापस से हम एक बार समझ लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से सुनते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो बने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बन जाए हिंदी के टॉपर्स, है ना बच्चों। तो चलिए ठीक है, अंजू मैम को विदा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।